हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबके। अरे आज बहुत सारे लोग बहुत पहले से हैं, सभी का स्वागत है। ओके, तो जिस तरीके से हमारी क्लासेस एक एक तरीके से एक एक पड़ाव पूरा कर रही है, मेरे ख्याल से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट इंडियन पॉलिटी, वो इम्प्रूव होती हुई आपको भी महसूस हो रही होगी। तो कुल मिला के जो हमारी इन क्लासेस का मोटिव है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते रहें। अब देखिए, हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली देश की प्रकृति के बारे में कि कितनी डाइवर्सिटी है, फिर यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ ली, डेमोक्रेसी पढ़ लिया, सिस्टम समझ लिया, गवर्नमेंट, इसके बारे में बात कर ली। लेकिन जो सारी कवायद है वो सब किसके लिए? हमारे आपके लिए, हम नागरिकों के लिए, सिटीजन्स के लिए। और सिटीजन के रूप में अगर हमको ग्रो करना है तो क्या तरीका है? ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट है ये ऑटोमेटिक हो, अपने आप हो। क्या ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है, अगर हम नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए जाएं। ये अधिकार बड़े कमाल की चीज होती है कि अधिकार आपको मिला नहीं कि आप प्रोएक्टिव होकर अपनी चीजों के लिए खुद ही प्रयास करते हो। तो अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, वो न केवल आपके अधिकार, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी जो आपकी जो भी आप हो सकते हैं उसको तराशती है, उसके लिए संभावनाएं तलाश करती है, आपके लिए संभावनाओं का निर्माण करता है। अधिकार का ये महत्व है। न केवल इतना ही, बल्कि वो दूसरे के दायित्वों को भी खास करके सरकार के दायित्वों को भी आरोपित करता है, उनकी शक्तियों को भी नियंत्रित करता है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमारा संविधान कुछ अधिकारों के बारे में बात करता है। कुछ अन्य अधिकार भी हैं जो संविधान के अलावा अन्य जगहों पर निश्चित किए गए। तो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमको बात करनी है। तो मैं अरिंदर पाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक भी है डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। ये 9वीं क्लास का ये 5वां अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। मेरे ख्याल से पॉलिटी से रिलेटेड इस क्लास का ये अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद फिर हम दूसरे सेगमेंट की तैयारी शुरू करेंगे, दूसरे क्लास की तैयारी शुरू कर देंगे। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इनका बहुत कई सारा कॉन्स्टिट्यूशन के सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स वगैरह आपको पढ़ने हैं, वहां बहुत मदद मिलेगी उसको समझने में। बाकी तमाम सारी जगहों पे इसकी आपको जरूरत पड़ती, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है और अपनी क्लैरिटी और ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। ठीक है, चलिए। तो क्या कहती है पुस्तक? हमेशा की तरह कोई समरी नहीं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीजों को शुरू करते हैं। यहां यह कहता है कि पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हों। ये तत्व जरूरी हैं, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं 2 तत्वों का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इस लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप देखिए, ये सारी चीजें यहां फिर से इन सारी चीजों को देखिए कि लोकतंत्र में जब हम बात कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तभी हम सफल हो सकते हैं जब ये सारा सिस्टम एक सर्टेन मैकेनिज्म में काम करे। और मैकेनिज्म की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो भी उस व्यवस्था के लोग हैं वो किसी के पास भी अल्टीमेट अथॉरिटी ना हो, सबके अधिकार और दायित्व एक दूसरे को बांधे रखें, एक दूसरे पर नियंत्रण करें। तो जब हम एक राज्य में बात करते हैं तो राज्य जो कि शक्ति का द्योतक है, स्टेट जिसको गवर्नमेंट के रूप में आप समझते हैं, और दूसरा ये नागरिक। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिक की ही सरकार होती है। लेकिन चूंकि एक बार हम सरकार चुन लेते हैं और फिर सारा अधिकार उन्हीं को दे देते हैं निर्णय लेने का, वो हमारे बिहाफ पे निर्णय लेते हैं, हमारे जो लिए बेहतर होता है उसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो ये एक व्यवस्था है, लेकिन इसमें दोनों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
तो हमारे अधिकार, ये क्या कह रहा है यहां, कितनी अच्छी बात है कि जो अधिकार है न केवल हमारे लिए रास्ते खोलते हैं हमारे डेवलपमेंट के, ये इनकी मौजूदगी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए भी जरूरी है। जो गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक नेचर है उसके लिए भी जरूरी है, लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जानना चाहिए कि उनकी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनकी कुछ बाउंड्रीज है, दे कैन नॉट वॉलेट देम। वो अपनी बाउंड्रीज का वॉलेशन नहीं कर सकते कि ठीक है तमाम सारे अधिकार हैं। अब यहां हम टीचर्स को ऑर्गेनाइजेशन कहती है साहब आपको ये विषय पढ़ाना है, इस संदर्भ में बात करनी, बाकी हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जाता, यही बोलेंगे यही पढ़ाएंगे, ऐसे वी आर फ्री। हमको ये हमारी क्लास है और हम ही तय करते हैं कि इन क्लासेस को कैसे चलाना है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर कुछ सर्टेन बाउंड्रीज आरोपित है। अब यहां आके मैं लगूं आपको बताने अपने पर्सनल अचीवमेंट्स और तमाम सारे फैमिली ट्रिप और ये सब, क्यों सुनना आपको? आपने इसलिए थोड़ी इस चैनल पर आए, आप आए सर्टेन चीजें सुनने के लिए। तो हमारी जो स्वतंत्रता है कि हम आपको कैसे भी चीजों को समझाएं, इसके ऊपर भी लिमिटेशन लगी हुई है कि हम उसका कुछ लक्ष्मण रेखाएं, कुछ बाउंड्रीज इसका वॉलेशन नहीं कर सकते। तो सरकारों को देश चलाना है तो उसके लिए उनको बहुत सारी शक्तियां दी, लेकिन सरकारों को यह याद रखना भी जरूरी है कि उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है, उनकी कुछ सीमाएं हैं। हम नागरिकों के अधिकार उन्हीं सीमाओं को हाईलाइट करते, उन्हीं सीमाओं की बात करते हैं। तो इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है। फिर ये कहता है कि इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा, अधिकारों के बारे में जीवन कैसा होगा इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं और इससे हम चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी जरूरत क्यों है। हमेशा जिस तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पल में समझाती है बहुत खूबसूरत है वो। आप देखिए पिछले अध्यायों की तरह पहले हम सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे, फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। ओके, अब आइए समझते हैं अधिकारों के बिना जीवन। अब यहां थोड़ी सी बात, अब ये एग्जाम्पल पे बात कर रहा है। ये कहता है कि इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्याय, अब एक छोटा सा अच्छा एक लेटर है प्री टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर आपको मालूम है ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो ये कि आप कैसे हैं। मैं 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतजार करता रहा पर आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे पिताजी जेल में क्यों बंद हैं? वे दूर दराज के गुआंतानामो में क्यों रखे गए हैं? मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा। मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बात करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं पर मैंने, मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। अनस जामिल अल बन्ना, उम्र 9 वर्ष। ये 7/12/2005 का लेटर है जो ब्रिटेन के किसी नागरिक ने अपने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था। बड़ा इमोशनल, बड़ा टचिंग लेटर है। तो यहां थोड़ी सी बात ये कह रहा है कि अध्याय 1 में लोकतंत्र की परिभाषा में और अध्याय 2 में हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। जैसे कि अध्याय 3 बात भारत के वयस्क व्यक्ति और उसके अधिकार प्राप्त हैं। मतलब जैसे यहां ये बात कर रहा है कि अध्याय 1 में हमने लोकतंत्र की परिभाषा समझी, 2 में समझा वो किस तरीके से हमारी व्यवस्था का मूल है। ठीक है, और ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कोई कानून और संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक उसके खिलाफ जाने के लिए आवाज उठा सकता है। हमने अभी कल ही बात की है सारी चीजों पर। तो इनको समझते हैं कि इन्हीं उदाहरणों को आधार बनाकर ये समझते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे मौलिक अधिकारों की हमारे समाज में है, हमारे देश में है।
अब यहां उस कहानी पर आते हैं, जो लेटर है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां गुआंतानामो बे का जेल, वो अमेरिकी फौज ने दुनिया भर से विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमले में इनका संबंध है। अनस के पिता जामिल अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उसकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जामिल के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है, किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। अब यहां एक सिचुएशन है कि किस तरीके से अमेरिका ने कुछ 600 लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनको इस शक के आधार पर कि ये 9/11 के हमले में शामिल होंगे। कोई मुकदमा नहीं चला, कोई जज इन्वॉल्व नहीं था, वो अमेरिकी सेना ने सब कुछ डिसाइड कर लिया। तो अब ये यहां बात हो रही है कि किस तरीके से अधिकारों का वॉयलेशन किया। अधिकारों के महत्व को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो के बे के जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। अब यहां अमेरिका में यहां एग्जाम्पल दिया, इस जेल का जो एग्जाम्पल है वो ये बता रहा है कि अमेरिकी सरकार ने किस तरीके से लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन किया, उनका वॉयलेशन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना। अब आ जाइए थोड़ा सा सऊदी अरब के अधिकारों के बारे में भी जान लीजिए, फिर चीजों को समझते हैं और आगे। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही। जनरली यहां जो ये जो एग्जाम्पल दिया गया, इसमें ऐसा नहीं कि वो जो 600 लोग हैं सारे अमेरिकी नागरिक हैं, वो अलग अलग देशों के लोग हैं। तो ये दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लंघन अमेरिकी सरकार कर रही थी। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें। वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। वहां मोनार्क है, जो उनके सऊदी अरब के जो किंग हैं, जो शासक होते हैं, वही सर्वे सर्वा है। उन्हीं के परिवार का कोई व्यक्ति अगला राजा बनता है। जनता की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो रिपब्लिक नहीं है। अच्छा, शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते, मतलब जो वो शाह हैं, जो शाह बोलते हैं वहां के किंग को, तो वही डिसाइड करते हैं कि उनकी लेजिस्लेटिव मेंबर्स कौन होंगे और उनकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कौन होंगे। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ जजमेंट वो शाह होते हैं। मोनार्क में ऐसा ही होता है, किंग इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर जजमेंट। वही सब कुछ तय करते हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। जज ने कोई फैसला दिया तो उसको फाइनल अप्रूवल वही देते हैं। अगर वो चाहेंगे तो उसको जज के भी फैसले को चेंज कर सकते हैं। मतलब फाइनल अथॉरिटी कुल मिला के वो सऊदी अरब में उनके शाह हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि लोकतंत्र के कुछ तत्व हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आजादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यहां अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब अब जाके वहां पर जो पुरुष नागरिक हैं सऊदी अरब के, अब दे कैन
वोट। अब वो केवल वोट कर सकते हैं, महिलाएं अभी भी वोट नहीं कर सकती। ये सऊदी अरब की बात हो रही है। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। कोसोवो में जातीय नरसंहार। अब कोसोवो का एग्जांपल, एक तो आपने अमेरिका का एग्जांपल लिया, कैसे उन्होंने 600 अलग अलग देशों के लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनके अधिकारों का ख्याल नहीं रखा। सऊदी अरब का एग्जांपल लिया कि शाही जो होते हैं वहां के जो किंग है वही सर्वे सर्वा है, वही जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, सब पर उनका नियंत्रण है। नागरिकों को भी पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है। जो अन्य धर्म के लोग हैं, मतलब नागरिक वही होगा जो मुसलमान होगा, अन्य धर्म के लोग जो भी पूजा पाठ करना अपने घर के अंदर रखें, सार्वजनिक रूप से वो उसको नहीं कर सकते। अपने पूजा पाठ, धर्माचरण, ये सब वो सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। अब ये कोसोवो की बात बता रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है, मतलब जैसा सऊदी अरेबिया का एग्जांपल है, वो मोनार्क है तो केवल ऐसा वहीं चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। कोसोवो का एग्जांपल लीजिए, चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया आप देखेंगे रूस के नीचे है, पहले रूस का एक भाग हुआ करता था यूएसएसआर में, तो युगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, वो एक कम्युनिटी है उनके यहाँ की, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। सर्ब एक कम्युनिटी है, अल्बानियाई एक कम्युनिटी है, तो सर्ब लोग मेजॉरिटी में थे, ठीक है। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहां के चुनावों में जीत हासिल की, ठीक है। मिलोशेविक थे वो राष्ट्रभक्ति का एग्जाम्पल लेके नारा देके वो सत्ता में आ गए। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया, जिनकी संख्या कम थी। तो कठोर व्यवहार की उनकी इच्छा यह थी कि देश पर सर्व लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश को छोड़कर चले जाएं या सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। अब यहां जो कोसोवो का एग्जाम्पल है कि दो कम्युनिटी है, तो जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, जो सत्ता में आ गई, वो चाहती कि दूसरी कम्युनिटी या तो देश छोड़ के ही चली जाए या अपना कन्वर्जन करा ले, मतलब उनके एग्जिस्टेंस को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब कहने के लिए तो ये चुनी हुई सरकार है, ठीक है, जनता ने खुद ही चुना है, लेकिन भले ही ये डेमोक्रेटिक जैसा लग रहा है, लेकिन क्या इस तरीके से वहां लोगों के राइट्स का सम्मान है? नहीं, सम्मान नहीं है, तो फिर वो लोकतांत्रिक चीजों पे प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। तो कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीशा होक्सा, मतलब एक नाम है उनका, अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहां हैं? बतीशा याद करती उन्हें इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उनके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वो बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहनने के लिए कपड़े के अलावा कोई और चीज। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक है कि सच्चाई मतलब जो बर्ताव हुए उसकी सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार जब कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोशेविक की सत्ता गई और बाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। अब यहां किस तरीके से सोचिए, अपनी ही जनता के द्वारा चुने गए एक देश की जनता ने एक नेता को चुनते हैं और वो अपनी ही जातीय भावना को उग्र कर दूसरी कम्युनिटी का भयंकर नरसंहार करता है। जो उस महिला की कहानी थी कि 2 बुजुर्ग लोग 77 साल एज, मतलब ऑलमोस्ट लाइफ उन्होंने देख ली थी। 2 बुजुर्ग लोग ठंड में आग के किनारे बैठे हुए हैं और वहां 5-6 लोग दरवाजे के अंदर घुसते हैं और गोली मार देते हैं उसके हस्बैंड को और उसकी अंगूठी निकाल के चले जाते हैं और अभी वो घर से बाहर ही नहीं, घर में आग लगा देते हैं लोग। सोचिए एक घर बनाने में मतलब लोगों की पूरी जिंदगी की पूंजी चली जाती, कितनी मुश्किल होती है। आप एक एक चीज एक एक करीने से रखते हैं अपने घर में। आप देखिए आसपास
जो भी चीज है बहुत सहेज के रखते हैं। अचानक से कोई आए और 1 मिनट के अंदर उसमें आग लगा दे और आपके परिवार के लोगों को गोली मार दे, तो और कुछ भी नहीं, वो बाहर भीग रही है बरसात में, केवल जो शरीर पे कपड़े वही उसके पास है, बाकी सब वो जलता हुआ देख रही है। तो और वो भी जीवन के आखिरी समय में, वो 70 साल की महिला, वो क्या करेगी? और उसका दोष क्या था कि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती थी जिससे उसका नेता बिलोंग कर रहा था, जिसको उन लोगों ने चुना है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बहुत ही खतरनाक। मतलब ह्यूमैनिटी के इन माथे पर ये दाग है कि हम इतनी स्ट्रगल के बाद आज मानवता इस मुकाम पे पहुंची। तो लोकतांत्रिक देश का दावा होने का दावा करने के बावजूद भी आप देखिए हाल ही नागरिकों के अधिकारों की कहीं कोई वैल्यू नहीं। ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें। यहां ये जो नाम है, ये जो सर्व वगैरह में, ये कम्युनिटीज का नाम है। जैसे हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अलग कम्युनिटीज में हम डिवाइड कर देते हैं, वैसे अलग अलग देशों में ये अलग अलग कम्युनिटीज के नाम है। ओके, तो यहां अब आ जाइए लोकतंत्र में अधिकार क्या होते हैं। लोकतंत्र में हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे कोसोवो का हो, सऊदी अरेबिया का हो, उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। ठीक है, गुआंतानामो बे की कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बेनियाई लोगों, और भारत में 1984 तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में। ये केवल भारत में 2 दंगों का नाम लिया, इसका मतलब नहीं कि बाकी दंगों को आप एक्सक्लूड कर दे। कोई भी दंगा हो जिसमें जो लोग प्रभावित हुए, अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? ये बहुत गंभीर सवाल है। अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं में को न होने देने के लिए क्या करेंगे? ये आप देखिए, ये कुछ ऐसे ये नोट्स हैं कि जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपके हाथ में ईश्वर करे बहुत जल्दी ही कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज आ जाएं, आपके साइन का मतलब हो जाए, आप जिस कागज पे साइन करें, भगवान करे उस कागज की वैल्यू बढ़ जाए, आप एकदम बड़े अफसर हो जाएं आप, आई विश। तो अब आपके हाथ में अथॉरिटी है, अब आपका दस्तखत आपकी एक डिसीजन जिंदगी बदल सकता है लोगों की। तो ये अथॉरिटी है। ऐसे में आप ऐसी घटनाओं को ना होने देने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप अपनी विचारधारा को समझिए। आप हो सकता है किसी एक समुदाय से आप बिलोंग करते हो, आपकी बड़ी आस्था हो आपके धर्म में, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है उससे बड़ा प्यार हो, उससे आप अलग भी होना चाहते हो, आपकी अपनी निजी भावनाएं हैं वो। ऐसा ही हर व्यक्ति का ही होता है। तो ऐसे में क्या जो आपसे एग्री नहीं करता या जो आप जैसा नहीं है उसको होने का ही हक नहीं है? यूनिफॉर्मिटी जरूरी है या यूनिटी जरूरी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप अगर गौर करें तो आपके अपने परिवार में सब लोग एक जैसे नहीं हैं। अगर पिताजी 4 भाई हैं तो वो 3 चाचा अलग, पिताजी अलग, सब अलग अलग हैं, मम्मी अलग तरीके से सोचती हैं। आप अपने 2-3 भाई बहन हो, 1-2 भाई बहन हो, वो सब अलग अलग विचारधारा, अलग अलग चीजों पे झगड़ते हो, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। तो क्या जो आपसे एग्री नहीं करता, जो आप जैसा बर्ताव उसको मार देना चाहिए? अगर आपके हाथ में ताकत आए तो उसको समाप्त करने लगोगे? या कुछ ऐसी व्यवस्था, तमाम सारी विविधताओं के बावजूद भी हम एक साथ नहीं चल सकते? आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो सकता है आपके घर में आपकी बहन मेडिकल की तैयारी कर रही हो, भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, तो क्या ये संघर्ष की बात है? नहीं, सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग इच्छा है। कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई करियर ऑप्ट करना चाहता है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, क्या उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? तो ये बहुत जरूरी, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके परिवार के डेवलपमेंट में मदद करेगी? अब आपके पिताजी या आप में जो भी घर में जो शक्तिशाली है वो आके कहे नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो, तुमको IAS ही बनना है, भले ही उसको नहीं कोई रुचि है, वो नहीं पढ़ सकता, आप जबरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर की पढ़ाई में जो चीजें हैं, तो ये क्या उनके करियर के साथ, उनके जीवन के साथ बेहतर डिसीजन होगा? और इस तरीके से बना हुआ परिवार क्या उन्नति करेगा? तो अगर एक परिवार डेवलप नहीं कर सकता तो हम देश के बारे में इस तरीके की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये सोचें, और आपके लिए इस तरीके से सोचना ज्यादा जरूरी है। यू सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, कुछ ही दिनों में आप इस सिस्टम का हिस्सा होंगे, तो बहुत जरूरी है कि आप इसके बारे में विचार करें। ओके,
अब शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं किया जा सकता। हम हर किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इन बातों पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये क्या कहा इसने कि अगर एक ऐसी व्यवस्था हो, कितना अच्छा हो कि आप देखिए, आप हमने पहले भी बात की है अलग अलग क्लासेस में, पिछली क्लासेस में, कि आप आज तमाम सारे सपने बुनते हैं अपने जीवन को लेकर। भविष्य की योजनाएं इतनी सारी हैं कि आप ऐसे घर बनाएंगे, ऐसा ऑफिस होगा, ऐसी शादी होगी, ऐसा आपका परिवार होगा। तमाम सारे इमेजिनेशंस अलग अलग लेवल पे आपके पास अलग अलग तरीके से होते हैं। लेकिन इस इमेजिनेशन का क्या हो अगर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको किसी ने पकड़ा, गाड़ी में डाल दिया, ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आप बता नहीं पा रहे कि आपको अरेस्ट कर लिया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, आपने क्या किया, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, आप उठा के सीधा कहीं दूर जेल में भेज दिया गया। आपका गुनाह क्या है, कुछ है तो उस पर बात तो करो, हमको अपना पक्ष तो रखने दो। अगर ये सारी व्यवस्था ना, हर व्यक्ति के अपने सपने, तो ठीक है, सरकारों के सामने कई सारे प्रेशर भी होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्या ये उपाय है, क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? ठीक है, आप देखिए इस तरीके से यहां बहुत जरूरी है कि व्यवस्था ऐसी हो जहां सभी लोग निर्भय होकर जो उनकी क्षमता है उनको एक्सप्रेस करने के उनके पास मौके हो। इसी को तो स्वतंत्रता कहते हैं कि आप जो कर सकते हैं वो करने के मौके होने चाहिए। अगर भले ही आपसे कोई गुनाह भी होता है, कोई क्राइम भी होता है, तो आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपने ये ऐसा क्यों किया। ये सारी चीजें सामने, तभी तो जस्टिस हो पाएगा, तभी तो न्याय हो पाएगा। तो ये सारी व्यवस्था बने रहना बहुत जरूरी, और इन सभी चीजों को व्यवस्थित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हैं हमारे आपके अधिकार। अगर इन अधिकारों को शक्ति दी जाए तो कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो इन सारी चीजों पे जरूर बात करनी चाहिए, इस पर जरूर आपको विचार करना चाहिए। अब आइए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अधिकार क्या है, राइट क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप देखिए, राइट शब्द होता है, अब अभी पुस्तक क्या कह रही है उसको तो और डिटेल में हम समझेंगे। मोटे तौर पे आप ये समझिए, राइट किसी भी रूप में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उससे जुड़े हुए कुछ अधिकार आपको चाहिए। जैसे इफ यू वांट टू ग्रो एज अ स्टूडेंट, व्हाट डू यू नीड? स्टूडेंट्स राइट। अगर आप एक विद्यार्थी के रूप में विकास करना चाहते हो तो आपको विद्यार्थियों से जुड़े अधिकार चाहिए। आप एक पुत्र के रूप में, एक सन के रूप में विकास करना चाहते हो, यू नीड सन्स राइट, डॉटर्स राइट। जिस रूप में भी आप विकास करना चाहते हो उससे जुड़े हुए आपके कुछ अधिकार होने चाहिए। सिमिलरली इफ यू वांट टू ग्रो एज अ सन, इफ यू वांट टू ग्रो एज अ सिटीजन, आप एक नागरिक के तौर पर विकास करना चाहते हो, व्हाट डू यू नीड? सिटीजन्स राइट, नागरिकों के अधिकार होने चाहिए। तो इन्हीं सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये अधिकार दिए गए। इन अधिकारों का महत्व भी और आगे आप समझेंगे, तो पुस्तक के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब देखिए, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। ये दावा है, क्या मतलब? अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने का, कि आपकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस पर बात करना है। एक तरीके से जो सरकार और राज्य, नागरिक के बीच में एक समझौता है, उस समझौते को मोटा बनाने का, उसको हाईलाइट करने का काम ये अधिकार करते हैं। आप इन्हीं अधिकारों के आधार पे सरकार से अपनी स्थिति के लिए पोजीशन मांग सकते हो। साहब, मैं एक नागरिक हूं और इस नागरिक होने के नाते मेरी ये हैसियत है, ठीक है। तो सरकार की लिमिटेशंस आप मानते हो, यहां ये लाइन कहने का यही मतलब है।
जरूर इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। हम सभी खुशी से, बिना डर, भय और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। ऑब्वियस है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके लिए हम दूसरे से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। अब ये क्या बोल दिया इसने कहा कि भाई आपने जो अपने लिए जो स्थिति सोची है कि एक नागरिक होने के नाते आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है, ये बड़ी खूबसूरत है। ये आपकी एक हैसियत को बताता है एक नागरिक होने के नाते, आपकी एक पोजीशन बताता है एक सिटीजन होने के नाते एक देश में। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये जो पोजीशन की डिमांड आप स्टेट से करते हैं, सरकार से करते हैं, ये पोजीशन आप ही जैसी अलग नागरिकों की भी होगी। यानी जो स्थिति एक नागरिक की हैसियत से आपकी है इस देश में, यही स्थिति दूसरे अन्य व्यक्ति की भी, अगर वो इस देश का नागरिक है तो उसकी भी यही पोजीशन, यही स्थिति होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति धर्म क्या है, आप स्त्री हैं, पुरुष है, आप अमीर है, गरीब है, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की कहीं कोई बात नहीं की जाती। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पर जिस तरीके से अधिकारों का दावा आप करते हैं कि साहब हमको ये अधिकार चाहिए, उसी तरीके के अधिकार का दावा इस देश में रहने वाला सभी नागरिक करेगा, करना चाहिए, ठीक है। यहां फिर ये क्या कह रहे हैं आगे, आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। सीधा सीधा कहने का मतलब कि आपके अधिकारों की लिमिटेशन ही वहीं तक है जहां तक से दूसरे के अधिकार शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आप खाली सड़क है, आप गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेजी से, लेकिन गाड़ी आप चाहे जैसे चलाए, इस बात का ख्याल रखिए कि और लोग भी चल रहे हैं, बस इतना ख्याल रखिए। यहां आप जहां चाहें जैसे चाहें जीवन बिताइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी किसी एक्टिविटी से अगर कहीं दूसरे लोगों को ऐतराज है तो मतलब उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही तो कोई बात नहीं। तो यहां सबको अपनी भावनाएं रखने का अधिकार। आप देखिए, आप में से कई सारे लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, कई सारे लोग नाराज भी हो रहे हैं कि लोग, किसी को लग रहा है कि अच्छी क्लास नहीं, तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो उनके अपने पैरामीटर्स हैं, नहीं लग रही उनका भी स्वागत है, कोई गलत बात थोड़ी, उनके अपने पैरामीटर्स उस पर फिट नहीं बैठ रहा, इट्स ओके। तो चीजें क्या होनी चाहिए कि ये एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सभी आपसे सहमत हैं, सभी आपसे आपकी तरह काम करें, आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब एक लाइन में कि जिन अधिकारों का दावा आप एक नागरिक होने के नाते आप कह रहे हैं, आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो आपके सामने व्यक्ति है, जो इस देश का नागरिक है, उसके पास भी वो सारे ही अधिकार हैं, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई अंतर नहीं। ये आप अपना अंतर करते रहिए कि आपकी जाति धर्म क्या है, कि स्त्री है पुरुष है, सरकार की नजर में, संविधान की नजर में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, फिर ये क्या कह रहा है, युगोस्लाविया के सर्ब लोग, मतलब सर्ब फिर वही एक कम्युनिटी है वहां की, युगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते। वो केवल ये इसलिए नहीं कह सकते कि वो मेजॉरिटी है, जैसे भारत में मान लीजिए हिंदू अपेक्षाकृत ज्यादा है, ये कल को कहे कि नहीं साहब देश ये हिंदुओं का है, ठीक है, तो ये गलत दावा है। यहां ये बात ही संघर्षों को जन्म देना शुरू, कई सारे लोग करते हैं बातें और इन सब चीजों से कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आता। बाकी जिन देशों में भी ऐसा किया जाता, आप उनके हालात देख लीजिए। आप किसी भी ऐसे देश में जाना नहीं चाहेंगे जहां एक ही कम्युनिटी का शासन है। आप गौर करेंगे तो हर वो देश जहां डाइवर्सिटी है, विकास की गति अपेक्षाकृत उसी के यहां ज्यादा है। तो यहां ये क्या कह रहा है कि हम जो दावे करते हैं वो तार्किक भी होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव। यानी जिन अधिकारों की डिमांड आप कर रहे हैं, एक तो वो लॉजिकल होने चाहिए, ठीक है, तर्कसंगत होने चाहिए, और दूसरा ये बहुत जरूरी ये भी है कि जिन अधिकारों की बात आप कर रहे हैं, ये आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए वो अधिकार सभी को उपलब्ध हो। अपने लिए किसी विशेषाधिकार की डिमांड नहीं करनी चाहिए कि साहब पहले जैसे होता था कि मैं जमींदार हूं तो मेरे पास ये पोजीशन होनी चाहिए, मेरी ये क्वालिफिकेशन और ये संपत्ति है, वोट मैं ही डालूंगा, ये तो पढ़ाई लिखा नहीं है, इसके पास तो संपत्ति भी नहीं, इसको वोट डालने का अधिकार। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास, अगर आप मिस्टर अंबानी हैं, आपने अपनी पर्सनल अचीवमेंट की है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की है अपनी जीवन में, ओके, लेकिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप और आपके ड्राइवर के वोट की वैल्यू बराबर होगी। एक वोटर के तौर पर आप दोनों के अंदर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो
तो इस तरीके देश के जो कानून आपके ऊपर लागू होते हैं वो आपके ड्राइवर के ऊपर भी लागू होते हैं, जो ड्राइवर के ऊपर लागू होते हैं वो आपके ऊपर भी लागू होते हैं। तो एक नागरिक की हैसियत से दो व्यक्तियों में अंतर नहीं किया जाना चाहिए, अधिकार ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ओके। और आगे ये क्या कहता है, इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से कर्तव्यों की भूमिका शुरू हो जाती है। जब हम आगे भी पढ़ेंगे कि हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, तो इस यहीं से वो सारी चीजें शुरू हो जाती। तो आपके पास जो अधिकार है वो केवल वहीं तक है जहां तक दूसरे का अधिकार शुरू नहीं हो जाता। यानी यहां एक स्टूडेंट अगर सवाल पूछ रहा है तो ऐसा वो नहीं करेगा कि वो दूसरे को चुप रहा, भाई कोई नहीं पूछेगा केवल मैं पूछूंगा। सभी विद्यार्थियों को सवाल पूछने का अधिकार होगा। तो अधिकार का मतलब ये जो सबके लिए उपलब्ध हो सके, किसी एक को देंगे तो वो विशेषाधिकार है। ठीक है, तो यहां कोई विशेषाधिकार नहीं है, सभी विद्यार्थियों का जो भी जेन्युइन क्वेश्चन पूछेगा आई विल आंसर। तो ये अधिकार बिल्कुल सभी को प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, अच्छा यहां हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वो हमारा अधिकार नहीं हो जाता। आप क्यों कह रहे हैं नहीं साहब मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरी ये पोजीशन है, मुझे ये राइट्स चाहिए, केवल इतनी बात से आपको अधिकार नहीं मिल जाएगा। तो किस चीज का अधिकार मिल जाएगा, इससे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। आप देखिए, आप जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं इससे पूरे उस सोसाइटी से स्वीकृति मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी एक विद्यार्थी कहता हूं आज से स्टूडेंट का ये राइट होगा, वो ऐसे सवाल कर सकते हैं, मतलब आप हिस्ट्री से भी मेरे से सवाल पूछिए, तो अब ये बात आप सब लोग एग्री हो जाइए तभी जाके वो राइट माना जाएगा। अब आप कहेंगे नहीं नहीं साहब हिस्ट्री वाले सवाल हिस्ट्री वाले सर के लिए रहने दीजिए, आप पॉलिटी वाले सवाल पर फोकस कीजिए। तो यहां जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी एक प्रपोजल रख रहे हैं, क्या वो सभी लोग उस पर एग्री हो रहे हैं, या आप कहीं नहीं साहब मेरा तो सवाल पूछने का अधिकार है मैं तो कुछ भी पूछूं। तो अब आप मेरे से साइंस का पूछिए, साइंस के एक और टीचर आते हैं, कल को हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग टीचर आएंगे, तो उनसे संबंधित विषयों के सवाल आप उनसे पूछिए। तो सवाल पूछने का अधिकार है। अब मैं अगर ये आके आपको प्रॉमिस करूं नहीं नहीं आप कुछ भी सवाल पूछो, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, दूसरी क्लासेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी और आपकी इस क्लास का अपना जो नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा। तो ये तभी संभव है जब आप सारे लोग एग्री हो जाएं, सारे लोग एग्री हो जाएं कि नहीं साहब आप ही बताओ सारे सवाल, तो फिर यहां कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब आप में से कोई कह नहीं साहब बताओ, कोई कह नहीं साहब केवल पॉलिटी डिस्कस करो, तो ऐसा अधिकार मैं नहीं दे सकता। इसी तरीके से यहां ये कह रहा है कि जो भी अधिकारों का हम दावा करते हैं साहब हमको ये राइट्स मिलने चाहिए, वो अधिकार के लिए जरूरी ये है कि वो अधिकार उस सोसाइटी में सर्वमान्य हो जिसमें आप रहते हैं। मतलब आप किसी भी, जैसे मैंने जमींदारों का एग्जांपल दिया, अब कुछ जमींदारों जैसा विशेषाधिकार चाह लें कि राजा साहब निकलेंगे, हम गाड़ी लेके निकले तो सब लोग सड़क खाली कर दे, ऐसा क्यों होगा भाई। तो ये जो सारी चीजें हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही संभव है, लेकिन नागरिकों के बीच में डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होंगे। अधिकार बहुत जरूरी। तो जो अधिकार आप डिमांड कर रहे हैं वो उसकी एक शर्त क्या है, वो सर्वमान्य हो, जिस समाज में आप रहते हैं, ये भी जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में वो सर्वमान्य। अब अमेरिका में क्या अधिकार है उसका हम एग्जांपल अपने देश में नहीं दे सकते, हमारे अधिकारों की परिस्थिति हमारी। क्लियर है, ओके। अब हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही क्या गलत। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। जब समाज में, यहां कितनी अच्छी बात है कि ये कह रहा है कि वही चीज को इसने एक्सप्लेन किया कि कई बार समय परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदलती हैं। हमारे देश में 200 साल पहले कहता महिलाओं का अधिकार, वो लगता कि अजीब बात है। आज देखिए, आज हम सुनते हैं सऊदी अरेबिया में महिलाएं वोट नहीं डाल सकती, यही अजीब है। तो यहां चीजें क्या हो रही, हम अपनी काल परिस्थितियों के हिसाब से जो हमारा समय है, हमारी सिचुएशन, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है, उससे जो वैलिडेट करने वाले जो राइट्स होंगे वो मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जो राइट एक व्यक्ति को मिले वो उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को उतनी मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अच्छा
यहां फिर ये कह रहा है गुआंतानामो के बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है। केवल वो मॉरली कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास गलत हो गया, पर वो इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उन्हें लागू करा दे। अब वो कहता तो रहे कि नहीं साहब हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन इस बात को मानेगा कौन? वो कहां जाकर शिकायत करे? वो कौन सी अथॉरिटी होगी जो इनकी बातें सुनेगी? तो केवल अधिकारों को मॉरली मान लेना ही पर्याप्त नहीं, उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। मतलब अगर एक लेजिटिमेसी मिल गई किसी कानून को, एक बार ये मिल गया कि साहब ये कानून अब लीगल होगा, तब हमारे पास उसके लिए हम दृढ़ होने शुरू होते हैं। अब उसके बारे में और डिमांड कि अगर वो पूरा नहीं हुआ तो अकॉर्डिंगली उसके लिए हम डिमांड कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इसका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। यानी बहुत शॉर्ट में आप समझिए कि हमको एक नागरिक की हैसियत से इस देश में डेवलप करना है तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है कि हमारे पास कुछ अधिकार हो ताकि हम उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर पाएं। लेकिन जिन अधिकारों की डिमांड हम कर रहे हैं एक नागरिक होने की हैसियत से, पहली बात तो यह है कि वो जो भी डिमांड हम कर रहे हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए। किस आधार पे आपको ऐसी एब्सेंस सी एब्स्ट्रैक्ट सी राइट मत मांगिए, वो तार्किक होने चाहिए। दूसरी चीज कह रहा है कि अब जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहां से आपको ये अप्रूवल भी मिलना चाहिए कि नहीं साहब ये बहुत जरूरी बात कह दी है, ये अधिकार होना ही होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए कैसे कैसे हमारे राइट्स इस तरीके से इंप्रोवाइज होते हैं। आर्टिकल 21 कैसे एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को, इसी तरीके से अभी हम इस पर भी बात करेंगे। तमाम सारे एग्जाम्पल भी हैं, अभी समझेंगे इसको। और तीसरी चीज कि अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो आपके पास एक संस्था, न्यायालय जैसी संस्था होनी चाहिए जो इनको सुरक्षा प्रदान कर दे। केवल अधिकार दे देने से बात नहीं बन जाती, उनकी सुरक्षा की भी स्थिति होती है। जैसे आपने वो अमेरिका वाली घटना सुनी, वो जो 600 नागरिक पकड़ लिए गए, उनके पास ठीक है वो कहते नहीं साहब हमारा ये अधिकार एक नागरिक होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, इंसान होने के नाते मेरे ह्यूमन राइट्स हैं, मेरे सिटीजन्स राइट्स हैं। लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं अगर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो उन अधिकारों को लागू कराने के लिए ताकत से काम ले सके। तो अधिकारों के लिए इन 3 चीजों का होना जरूरी है। एक तो दे मस्ट बी लॉजिकल, दूसरी वो उस सोसाइटी द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए जो सोसाइटी में आप मानो, मतलब सबके लिए सर्वमान्य हो। और तीसरी चीज कि देयर शुड बी अ इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट देम, एक पूरी संस्था होनी चाहिए जो इनकी रक्षा कर सके। क्लियर हो रही बात? अब आइए, अब देखिए जब हम फिर वही चीज, हम जब राइट्स पढ़ते हैं, आप में से कई सारे लोग पढ़ भी चुके हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं पार्ट 3 में, तो हम बिल्कुल अलग बात करते हैं। हम संविधान के हिसाब से चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा वहां डिस्क्राइब करते हैं। ये सारी बातें हम वहां नहीं करते। चूंकि ये हमारी क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो हमारा फोकस में ये हर क्लास में मुझे कहना पड़ता है, कई बार आप बच्चे कई बड़ी सारी अपेक्षाएं होती हैं, तो ये जो क्लासेस हैं हमारी वो केवल इस एनसीईआरटी से आपको गो थ्रू कराने के लिए। ठीक है, मैं ये सब देखे बिना भी आपको अधिकार बहुत देर तक बता दूं, कई सारे लोग आप में से पढ़ भी चुके हैं। हम कितनी डिटेल में बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स और इन सारे राइट्स की, लेकिन फिर वो एक अलग क्लास है, वो अलग संदर्भ में क्लास है, वो एनसीईआरटी नहीं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएं। तो मैं आपको केवल उतनी बातें बता रहा हूं जो यहां ये इस पुस्तक में कही गई लाइनें कह रही। इससे बहुत ज्यादा चीजें हैं आपको जाननी भी है, आगे हम बात भी करेंगे, लेकिन फिर वो एनसीईआरटी नहीं होगी। तो अभी हम 9वीं क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जो आपकी अपेक्षाएं हैं कि ये और डिस्क्राइब हो जाए वो सब भी हम करेंगे, लेकिन ये इस संदर्भ में नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। तो अभी फोकस ये करना है कि आप ये आज 9वीं क्लास की इस वाले चैप्टर को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लाइनें क्या करें, उन्हीं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके।
लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? वाई वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? हालांकि इसका जवाब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां क्या कह रहा है, किताब क्या कह रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको हम समझते हैं। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि हमें क्यों जरूरत है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में अधिकारों की? तो कहता है लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। ये बात हमने समझी है कि हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से हम अपनी व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वोट देकर चाहे चुनाव लड़कर। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन रूलिंग, जो जनता है उसका शासन व्यवस्था में एक भागीदारी हो। अच्छा, फिर ये कहता है कि लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी होना जरूरी। जाहिर है, अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके क्या विचार हैं आप उसको एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, उसको व्यक्त कर सकते हैं, आप राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, और इन सारी चीजों को करने के लिए जो आजादी चाहिए वो आपको मिलनी चाहिए। फिर ये कहता है लोकतंत्र में अधिकारों की खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये, वाई वी नीड राइट्स। ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अधिकार क्या करते हैं कि बहुसंख्यकों से, कि मतलब अगर कोई बहुसंख्यक केवल इस नाते ताकतवर है, कोई कम्युनिटी की किसकी संख्या ज्यादा है, उससे जो अल्पसंख्यक हैं वो कोई शोषण ना कर पाए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का शोषण ना कर पाए, इसके लिए क्या मदद करेगा? क्योंकि अल्पसंख्यकों के पास भी वही अधिकार है जिसका दावा बहुसंख्यक करते हैं। तो एक नागरिक की हैसियत से दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसी को राइट टू इक्वालिटी के रूप में आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार में। तो यहां चीजें क्या कहते हैं, यहां चीजें क्या मतलब क्या हो रहा है कि जो अधिकारों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा डेमोक्रेटिक में, कि कहने का मतलब यहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की एक एग्जांपल, ताकतवर किसी कमजोर का शोषण ना कर सके, ठीक है, अमीर आदमी किसी गरीब आदमी का शोषण ना कर सके, कोई पुरुष किसी स्त्री का शोषण ना कर सके। कहने का मतलब कि जो भी नागरिक है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, सामाजिक स्थिति कैसी हो, लैंगिक स्थिति कैसी हो, वो शोषण का शिकार ना हो सके, वो अपने अस्तित्व को लेकर कॉन्शियस रहे, अपनी प्रतिभा को एक्सप्रेस करने के पूरे मौके मिल सके। ये सारे काम कैसे होंगे? बस एक चीज कर दीजिए, उसको भी वही सारे अधिकार दे दीजिए जो किसी ताकतवर या अमीर आदमी या बहुसंख्यक के पास है। तो इस लेवल पे समानता लेके आएंगे। ये कई मामले में अपने आप चीज है। आज आप मजदूरी करा लीजिए, वो मजदूर आके खड़ा हुआ है, भाई मजदूरी दो, क्यों नहीं दे रहे हो? आज वो आपसे नजर में नजर मिला के बात कर लेगा। अब उसको डर नहीं कि बेकार करके जमींदार साहब लाठी भी मरवाएंगे। तो आज वो नजर से नजर मिला के अपनी मजदूरी मांग सकता है, क्योंकि उसके लिए कानून है, व्यवस्था है। तो ये मैकेनिज्म बनाना, उसके अपने अधिकार हैं। तो ये सारे, अब इस तरीके का शोषण नहीं होगा। आप किसी को दलित कह के उसकी जातीय संबोधन करके उसका निरादर नहीं कर सकते, उसका अपना सम्मान है, ठीक है। किसी स्त्री के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, उसके अपने राइट्स हैं। तो ये सारे कानून, ये सारे जो अधिकार हैं, वो ला के एकदम से बराबरी का दर्जा देने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। दैट इज वाई वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। और ये सारा कुछ मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, तभी तो इनकी जो भी किसी भी वजह से वंचित हैं वो इन्वॉल्व हो पाएंगे इस व्यवस्था में, और ऐसी ही व्यवस्था को तो लोकतंत्र कह पाएंगे। तो लोकतंत्र होने के लिए जरूरी है उस देश में रह रहे सभी नागरिकों की सहभागिता हो, और सभी नागरिकों की सहभागिता के लिए उनके समानता के लिए समानता होना बहुत जरूरी है। और समानता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है उनको मिले हुए अधिकार। क्लियर हो रही है बात? तो इस बात को जरूरी है कि आप इसको समझें। ओके, अब आ जाइए आगे क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, अच्छा, अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे, मतलब अगर कहीं कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता हुआ लगता है तो लगता है नहीं नहीं मेरे अधिकार है। अगर कुछ लग रहा है कि साहब ये मैं काम कर रहा हूं, ये मुझे पैसे नहीं देंगे, तो उसको मालूम है कि मेरे अधिकार है, मैं कोर्ट में लेके चला जाऊंगा। तो अधिकार एक तरीके का साहस देते हैं। कोई स्थिति बिगड़ रही है तो उसको नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। वो भी जो व्यक्ति सोच रहा है उसके ऊपर भी प्रेशर है कि नहीं साहब
मुझे जेल हो सकती है अगर मैं ये सारे काम करूंगा तो ये सब कहीं ना कहीं से एक पोजीशन को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहां क्या कहते हैं, जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए हों, लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हों, तो ऐसे में स्थिति बिगड़ जाती है। अधिकार उसमें मदद करेंगे, ठीक है, कि कोई भी अगर अल्पमत में, उनके अपने अधिकार, उनका शोषण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है, या संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा ना कर सके। अब ये क्या कह रहे हैं कि कई बार डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुनी गई सरकार है, कई बार उसकी अपनी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो अपने ही नागरिकों के अधिकारों का वोलेशन शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो राइट्स मिले हुए नागरिकों को उनकी रक्षा नहीं कर पाते। तमाम सारे एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं करप्शन जैसी की वजहों से, वो एक अलग डिस्कशन ही है, उस पर भी आएंगे। तो पहली चीज तो यही है। फिर ये क्या कह रहा है, इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके, ठीक है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होने लगते हैं, ठीक है। तो अब यहां चीजें क्या हो रहा है कि अब यहां से अब धीरे धीरे कैटेगराइज करना शुरू कर रहा है कि आपकी डेवलपमेंट के लिए आपके राइट्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वहां ये डर बना रहता है कि कई बार सरकार कुछ अधिकारों की रक्षा न कर पाए, या उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं जिसके रास्ते में आपके अधिकार आते हैं, तो वो उसको वॉयलेट भी करना पड़ता है उनको, उनकी अपनी मजबूरी भी हो जाती कई बार। तो ऐसे में ये कैटेगराइज करना जरूरी है कि कुछ अधिकार तो ऐसे होने चाहिए जिसका उल्लंघन सरकार भी ना कर पाए, मतलब सरकार की शक्ति से ज्यादा ऊंचे हो, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये केवल कहने से काम नहीं चलेगा, इनकी स्थिति लिखित में होनी चाहिए, रिटन में होनी चाहिए, वो भी कहां, कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्वोच्च विधि है हमारे देश की, तो ये दैट शुड बी रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, मौलिक अधिकार कहा गया है। तो ये क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में अधिकार। अब सीधे आगे कि भारतीय संविधान में क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है और इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। दीज आर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब ऐसे अधिकार जो बहुत ही बेसिक हैं, आपको वो चाहिए ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में उसको कैटेगराइज किया गया है, और उन्हीं को जो राइट्स, जो अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, उन्हीं अधिकारों को क्या कहा गया है, उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना, अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना, अध्याय 3 में प्रस्तावना नहीं है, यहां कुछ मेरे ख्याल से मिसप्रिंट है, यहां प्रस्तावना बिल्कुल अलग है। अध्याय 3 में हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ये मौलिक अधिकार क्या बात करते हैं, मौलिक अधिकार सभी नागरिक, मतलब प्रस्तावना यहां ये कहना चाह रहा है, प्रस्तावना क्या बात करती है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें है ना कि राज्य के क्या उद्देश्य होंगे, हम सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे, हम सबको विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता देंगे, ठीक है, हम समानता देंगे, प्रतिष्ठा की और अवसरों की, ठीक है, हम भाईचारा बढ़ाने वाली एकता और अखंडता की सुरक्षा करेंगे। ये सारी बातें प्रस्तावना में लिखी हुई हैं। तो यहां ये यही कह रहा है कि जो भी वायदे हमने प्रस्तावना में किए गए, उनमें से जितने वायदे हमने पूरे कर लिए, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के रूप में आप पढ़ते हैं। यही बात है यहां पर, आप इसको समझिए। तो प्रस्तावना ये कहता है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वायदों की व्यवहारिक रूप देते हैं, उन्हीं वायदों को पूरा करने की बात करते हैं। ये मौलिक अधिकार जो हैं, इनका उल्लेख किया गया है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। इस भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल है जो यहां डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन जो मेन फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जिक्र आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल
32 तक के बीच में किया गया है। ठीक है, तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन जो मुख्य मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, और उनकी चर्चा आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक के बीच में की गई है। ओके, तो ये भारतीय ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। वाकई ये जो अधिकार है वो हमारे संविधान में इसको सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, आप ये कह सकते हैं। तो और आर फंडामेंटल राइट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठाक क्या मतलब होता है? आइए एक एक कर इन पर नजर डालें। तो हमारा जो भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का जिक्र है, 6 मौलिक अधिकार हैं, वो क्या क्या है समझ लेते हैं इसी किताब के माध्यम से। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात करता है। ठीक है, यहां सुमंत यादव ने बिल्कुल ठीक बताया। तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, दिस इज मेंशन बिटवीन आर्टिकल 14 टू 18। व्हाट इट सेज, हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। आसान भाषा में कहें तो एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, देयर विल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी लोग कानून के आगे बराबर होंगे और कानून भी सबके लिए बराबर होगा। मतलब वो उनकी परिस्थितियों का भी ख्याल रखेगा। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए मर्डर है, उसकी सजा फांसी है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ सेज कि जो भी मर्डर करेगा उसको फांसी हो जाएगी। लेकिन अब आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, आपने बचाव में उसको मारा, वो मर गया, तो क्या आपको भी फांसी दे देनी चाहिए? नहीं, यहां की परिस्थितियों का भी ख्याल रखा जाएगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ सेज कि सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेज कि कानून भी आपके लिए बराबर है। मतलब कानून आपकी परिस्थितियों का भी ख्याल रखेगा। ये वाली जो बात है ये मेंशन्ड है आर्टिकल 14 में। हम संविधान पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, एक एक आर्टिकल को यहां डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग कानून के आगे बराबर होंगे, कानून भी सबके लिए बराबर होगा। दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 14। समानता के अधिकार से वंचित मतलब इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे वो कोई भी हो, सब पर कानून समान रूप से कानून काम करेगा। मतलब जाहिर सी बात, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए मर्डर की सजा सपोज फांसी है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ सेज कि जो भी मर्डर करेगा उसको फांसी हो जाएगी, चाहे वो कोई, वो अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मर्डर किया, इसकी सजा फांसी है तो फांसी हो जाएगी। एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ। कहीं आपके किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कानून के आगे सभी लोग बराबर हैं। इसीलिए जो हमारे यहाँ जो मूर्ति है, जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है, उसमें जो लेडी जस्टिस है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। शी कांट सी, वो देख ही नहीं सकती। तो वो देख ही नहीं सकती तो उनको पता ही नहीं चलता सामने है कौन, अमीर है, गरीब है, कौन है ताकतवर है, कमजोर है। एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर हर। ठीक है, लेकिन वो अन्याय नहीं करेंगे, उनके हाथ में तराजू है। मतलब दोनों पलड़े बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये बात, ये आर्टिकल 14 यहीं पर ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का दर्जा, स्टेटस किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में कानून के समक्ष अलग नहीं होगा। क्लियर है? ओके। इसे कानून का राज भी कहते हैं, रूल ऑफ लॉ। ये कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, इसे कानून का राज भी कहते हैं। यही जो आर्टिकल 14 है, कई बार यही पूछ लिया गया है। ये रूल ऑफ लॉ कहलाता है, विधि का शासन। ठीक है, एवरीबडी विल बी इक्वल बिफोर लॉ, इसी को कानून का शासन कहते हैं। ठीक है, और इसी को जब आप बहुत डिटेल में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम समझेंगे यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी आधार है। जो संविधानवाद है उसमें भी इस बात को बहुत महत्व दिया जाता है, और ये सारी चीजें सरकारों पर भी आरोपित होती हैं। सरकार कोई विभेद नहीं कर पाएगी किसी अन्य व्यक्ति से। ठीक है,
ओके, फिर ये क्या कहता है कि किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं है। उसी बात को एक्सप्लेन करता है कि इस कानून के सामने कोई भी, चाहे वो कोई हो, राजनेता हो, कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई सामान्य नागरिक हो, कानून के आगे सभी बराबर होंगे। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। उसी बात को एक्सप्लेन किया है। जैसे कुछ साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया। ठीक है, आप देखिए बोफोर्स की बात हो रही है। राजीव गांधी जी पर बोफोर्स तोप खरीदने में घोटाले का आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री थे, आरोप लगाया गया था उनके ऊपर, बाद में मुकदमे चले और उसको फिर बरी किया गया। तो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा गया। कहने का मतलब यही है रूल ऑफ लॉ, इसी को विधि का शासन कहते हैं। ठीक है, इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। अब इसी को आगे और ज्यादा क्लियर करता है, ये और ज्यादा आगे आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से केवल उसके जाति, धर्म, उसकी कम्युनिटी, उसका सेक्स, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा किन्हीं दो व्यक्तियों में। धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर कहीं कोई विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 15 ये बात कहता है। यानी जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी, वो इस बात का ख्याल रखेगी कि वो सभी के लिए अवेलेबल हो। फिर ये क्या कहता है, दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल पर किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। ये भी इसी आर्टिकल 15 का ही दूसरा पार्ट है कि पहले जैसे होता था कि किसी कुएं तालाब पे कोई दलित, कोई निचली जाति का व्यक्ति चला गया, गांव भर के पंडित जी, ठाकुर साहब लोगों ने कूट दिया उसको, तुमने हमारा तालाब शुद्ध कर दिया, कुआं शुद्ध कर दिया। अभी ऐसा नहीं किया जा सकता। आप अपने घर में तो जो मर्जी वो करो, आपके घर में कौन आएगा कौन नहीं, यू डिसाइड, इट्स ओके, बट एट पब्लिक प्लेसेस यू कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। आप सार्वजनिक स्थानों पर ये सारी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। मतलब व्यवहारिक चीजें हैं, ये चैलेंजेस हैं। ये तो वो बातें हैं जो संविधान में लिखी हैं, ज्यादातर इस पर काम भी होता है। लेकिन आज भी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आज भी बहुत सारे पार्ट हैं ऐसे, बहुत सारे समुदाय हैं जो इस विभेद का सामना जिनको अक्सर करना पड़ता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। आप आर्टिकल 16 में ये पढ़ते हैं कि इसी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई विभेद नहीं होगा। तो मोटे तौर पे ये सारी बातें की जाती। फिर रिजर्वेशन वगैरह दिए जाते हैं, सबके अपने कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, या ये कह लीजिए कि कुछ मतलब एक्सेप्शन ही इसको समझेंगे। तो फिर आप ज्यादा बेहतर उसको जब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो आप सारे की पोजीशन समझेंगे कि अलग अलग राइट क्या कहते हैं और उसके जो सब आर्टिकल्स हैं वो क्या क्या और है, क्या आरक्षण उसमें क्या है, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझते हैं। तो मोटे तौर पे भी ये मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है, समानता के अधिकार की बात कर रहा है। तो यहाँ ये 6 अधिकार हैं, यहाँ 6 अधिकार हैं। समानता का अधिकार, ये पहला अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं का जिक्र ये करता है। फिर अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार में नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि इस आरक्षण के तहत इस
इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां हालांकि हम ये क्लास में बहुत डिटेल में इसको समझते हैं। यहाँ कई सारे लोग ये कहें नहीं साहब आरक्षण देते तो आप कह रहे हैं कि नौकरी में कोई जाति धर्म इन सबका कोई ख्याल नहीं रखें, लेकिन आरक्षण देते तो हैं। तो यहां ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप कल सुबह आपकी फाइट है माइक टाइसन के साथ, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, आप क्या करेंगे? जो करना है वो माइक टाइसन को ही करना है। मैं कहता हूं अरे कोई क्या डरने की क्या बात है, लड़ जाओ, आप भी इंसान वो भी इंसान, अब तो बूढ़ा भी हो गया, इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया, नहीं अब इंसान कह के लड़वा दें आपको, तो जो होगा उसको हादसा ही कहेंगे फिर? नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल फाइटर है। आपने पता नहीं अभी कभी जिंदगी में भी बॉक्सिंग ग्लव्स पहने कि नहीं पहने, तो क्या इसको समानता कहेंगे? नहीं, केवल इस आधार पे कि दोनों इंसान हैं। इसी तरीके से समाज के कई सारे लोग हैं जिनको सदियों से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लाभ नहीं मिले। क्यों, क्या, कैसे, ये अलग स्टोरी है, नहीं मिले, सिचुएशन ऐसे। आज के हिसाब आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, सब बराबर है, तो ऐसे में कंपटीशन कराएंगे तो जो ये प्रिविलेज लोग हैं यही फायदा उठा लेंगे और व्यवस्था में इन्हीं का हक हो जाएगा। इनके लिए क्या बदला? इनके लिए तो गोरे साहब की जगह भूरे साहब आ गए, तो इनके लिए तो कुछ खास बदला नहीं। इनको लगेगा दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग फॉर अस, ये हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा है, और फिर समाज में व्यवस्था में एक संघर्ष की स्थिति आ जाएगी जो देश हित में नहीं है। तो इनको भी इन्वॉल्व कराना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि भाई इनको इन्वॉल्व कराएंगे, करें क्या? तो कहते हैं, संविधान कहता है भाई पंडित जी ठाकुर साहब का बेटा 100 में 80 नंबर लाएगा तो अफसर बनेगा, आप 50 ले आओ, एक बार इनके बराबर खड़े हो जाओ, ताकि इनको भी लगे कि पहले जैसी स्थिति नहीं, और इनको भी लगे कि इनकी भी सहभागिता है देश को चलाने में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्हीं भावनाओं के साथ इस रिजर्वेशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि इसमें बड़े सारे चैलेंजेस हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज में कई सारे सुधार की आवश्यकता है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जब हम बात समानता की कर रहे हैं और समानता के संदर्भ में रिजर्वेशन की कर रहे हैं, तो वो समान अवसर को ही सुनिश्चित कर रहा है। अक्सर आपने रेसिंग ट्रैक देखा होगा, जो रेस होती है, जो दौड़ होती है, अब दौड़ होती है तो ट्रैक ऐसे है, अब यहां एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है। अब कह दो यार 100 मीटर की दौड़ है, इनको तो वैसे ही आपने आगे खड़ा कर दिया, ये तो पहले पहुंच जाएंगे। नहीं, अब 100 मीटर दौड़ना है, अब ये सबकी सर्किल अलग अलग है, इनको ज्यादा दौड़ना, अगर सबको एक बराबर खड़ा कर दिया जाए तो इनका छोटा हो जाएगा, इनसे बड़ा इनका, इनसे बड़ा इनका। तो ये क्या सभी 100 मीटर दौड़ रहे हैं? नहीं, इनको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। क्या ये न्याय होगा, ये समानता होगी? नहीं। तो जिनको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, अगर इस 100 मीटर में इस गोले की वजह से इनको 10 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, तो इनको 10 मीटर आगे कर दिया गया, भाई तुम यहां से रेस शुरू करो, ठीक है। ये 5 मीटर ज्यादा दौड़ा, इनको 5 मीटर आगे कर दिया गया। तो अब कहिए कि नहीं साहब हम लोग एक बराबरी तो खड़े नहीं है, ये असमानता है? नहीं, जिसको जितना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा उतना आगे करके हमने दूरी बराबर कर दी। ऐसे ही जिनको सदियों से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लाभ नहीं मिला, उनको भी हमने व्यवस्था में इन्वॉल्व करने के लिए व्यवस्था बनाई। इसको ऐसे समझेंगे तो ज्यादा न्याय संगत आपके समझ में आएगा। हम क्लासेस में बहुत डिटेल में इसको और डिस्कस करेंगे आपसे। अच्छा, फिर ये किताब क्या कह रही है? ये कहता है कि इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट यहां कुछ उदाहरण है कि चाय की दुकान पर 2 तरीके के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते, दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठ। ये सारे चैलेंजेस भी हैं जहां कई सारे जगहों में लोग फेस करते हैं। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता है, या उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत है। ये सारी जो अनटचेबिलिटी, इसका भी वॉल्यूशन करना चाहिए। आर्टिकल 17 इस बारे में बात करता है कि कोई छुआछूत नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान उसके बारे में भी बात करता है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो आरक्षण की जो हम बात कर रहे थे, संविधान ये बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि जो आरक्षण है वो असमानता पैदा नहीं करता, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं। कॉन्टेस्ट आप समझ गए हैं।
इसी तरीके का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर इसी तरीके का लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव को एक बहुत ही प्रबल रूप से, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 कहता है कि कोई छुआछूत नहीं होगा। अब कोई ये कहता है कि किसी के छूने से मैं अशुद्ध हो गया, तो वो क्या कह रहा है, क्या आई एम ग्रेटर देन समबडी एल्स, मैं तो इससे श्रेष्ठ हूं, जबकि अधिकार के रूप में हम सभी नागरिक समान हैं। तो जब कोई अपने आप को कहता है इसके छूने से मैं अशुद्ध हो गया, तो अपने श्रेष्ठ होने को क्लेम करता है। संविधान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो संविधान क्या कहता है कि किसी भी तरीके का छुआछूत नहीं होगा। आर्टिकल 17 सभी छुआछूत का वॉलेशन कर देता है। हालांकि यहां पर आप देखेंगे आगे कि ये तमाम सारे मेडिकल ग्राउंड्स पर आप छुआछूत कर सकते हैं, मतलब किसी को कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जो छूने से फैल सकते हैं, उस स्थिति में आप मना कर, जैसे आजकल चारों तरफ बीमारी है, कोरोना इन्फेक्शंस का डर है, तो वहां आपको कहा जाए भाई 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मेडिकल ग्राउंड पे ये छुआछूत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे का स्वास्थ्य प्रभावित है। लेकिन जाति धर्म के आधार पर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये सारी वो चीजें हैं जो समानता पैदा करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, और क्या कहता है, इसीलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया। ठीक, अच्छा, अब आ जाइए स्वतंत्रता का अधिकार। उसी में भी आर्टिकल 18 है जो उपाधियों के अंत की भी बात करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बहुत डिस्कस करेंगे। अभी हम इस पुस्तक के माध्यम से चीजों को खत्म करने का प्रयास करें, इसलिए जो चीजें यहां लिखी उन्हीं के एक्सप्लेनेशन पर फोकस होगा हमारा। ओके, स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। कितना खूबसूरत लाइन, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का ना होना है। आप फ्री तभी हैं व्हेन यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज। आपके पास कोई कुछ रोकने के लिए ना हो, आप अपना विस्तार कर सकें। एक लाइन में कितना अच्छा चीज है कि कोई देयर इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज फ्रीडम एक्चुअली। ठीक है, कि किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बाधा नहीं है हमारे आगे बढ़ने में, तभी हम ये कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना हो। हम मतलब न सरकार का न व्यक्तियों का, यानी हम जो करना चाहें वो हम कर सकें, हमें वो करने से न सरकार रोके न कोई दूसरा व्यक्ति रोके। ठीक है, समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। अच्छा, यही हम समाज चाहते हैं, समाज कुछ सर्टेन नियमों से चलता है। ठीक है, तो हम ये चाहते तो हैं कि हम एक सर्टेन सोसाइटी में रहें, लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि हम फ्री रहें। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं चीजों को मैनेज करने का काम करता है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से बता रहे हैं, हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें ये आदेश न दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरीके की स्वतंत्रताएं दी, यानी हर जो आदमी जो करना चाहे वो कर सके, समाज में रहते हुए कर सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं हों। आर्टिकल 19 से 22 इन्हीं व्यवस्थाओं की बात करता है। क्या कहता है समझते हैं। ये कहता है अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी, हमारे मन में जो बातें आती हैं हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। आपके बोल कीजिए, गाना गा कीजिए, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, एनी मीडियम यू वांट टू यूज यू कैन। आप अपने बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपको बोलने की आजादी, कह सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आप शांतिपूर्ण ढंग से जमा हो सकते हैं। ठीक है, कि आप इकट्ठा हो सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा होने करने का अधिकार है आपको। आप सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन और संघ बना सकते हैं। यू कैन मेक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, संगठन बना सकते हैं आप, संघ बना सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं साहब, अब जैसे यहां मैं अलग, मुझे मान लीजिए पॉलिटी, राजनीति विज्ञान की जानकारी है, कोई है जिनको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा मालूम है, कोई अन्य विषयों के जानकार है, हम सारे टीचर मिलकर एक संघ बना लेके, एक एसोसिएशन, एक कोचिंग आदि, सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सभी को सब मतलब हमसे जुड़े हुए विद्यार्थियों को, हम सभी को, सबका विकास हो रहा है। ये तभी संभव जब हम इसको एक संस्थात्मक रूप दे दें, एक संस्था के रूप में हम अपनी अपनी योग्यताओं को सम्मिलित रूप से इसको एक्सप्रेस करें। तो संघ बनाने का अधिकार, जब आप संघ में इकट्ठा होकर काम करते हैं तो अपनी योग्यताओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। संविधान कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव अ राइट टू मेक एसोसिएशन, संघ बनाने का अधिकार है।
ठीक है, केवल इतना ही नहीं, आप कहीं भी इस देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। दिस इज आवर कंट्री, वी हैव अ राइट टू मूव एनीवेयर इन दिस कंट्री। कहीं भी आने जाने का अधिकार है। आपको मुंबई जाना है, आपको पासपोर्ट की जरूरत है नहीं, टिकट कराओ चले जाओ। इस देश की सीमा के अंदर हमको कहीं भी आने जाने का अधिकार है। इतना ही नहीं, देश के किसी भी भाग में रहने बस जाने का अधिकार है। वी कैन सेटल, वी कैन रिसाइड एनीवेयर इन दिस कंट्री। पूरे देश के अंदर हमारा देश, हम जब चाहें जहां चाहें वहां जाके सेटल हो सकते हैं। कोई भी काम, वी हैव अ राइट टू चूज आवर ऑक्यूपेशन, हम अपना कोई भी रोजगार चुन सकते हैं, कोई भी पेशा चुन सकते हैं, जो भी हम करना चाहें। तो ये सारी स्वतंत्रताएं आप पढ़ेंगे, जब संविधान पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ये सारी स्वतंत्रताएं अकेले आर्टिकल 19 में दी गई हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये सारी स्वतंत्रताएं अकेला 19 ये बात करता है। आप संविधान पढ़ते हो तो उसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिए कि हर नागरिक को स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता को ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता। बहुत खूबसूरत चीज आप देखिए, ये जो सारी स्वतंत्रताएं हैं इसके ऊपर, सब के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ प्रतिबंध भी हैं। संविधान आरोपित करता है, हमने बात समझी थी कि आपकी स्वतंत्रता जब दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे तो वो वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता जो सभी को समान रूप से मिल पाए तभी वो स्वतंत्रता कहलाती है। तो यहां ये जो सारी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन इन सब के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे, कुछ प्रतिबंध भी होंगे। इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप अपनी स्वतंत्रता का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वो दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वो सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरे को परेशानी ना हो। कितनी अच्छी बात है, आप जो करना चाहिए करिए। अब आपको गाना गाना है, अब पता चला आप माइक लेके बेसुरा गा रहे, कई सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यहां है आपको बोलने की आजादी, गाली गलौज शुरू कर दोगे नहीं। आपको दूसरे के मान सम्मान का ख्याल रखना होगा। ठीक है, आपको रैलियां करने का अधिकार है, पता चले आप वहां तोड़ फोड़ करना शुरू कर दो, ठीक है, हथियार लेके जाना शुरू कर दो तो नहीं कर सकते। शांतिपूर्वक होना चाहिए, बिना हथियारों होना चाहिए। आप संघ बना सकते हैं, लेकिन अब कानून के भीतर होना चाहिए। अब लगिए डी कंपनी बनाने कि सब संघ बना सकते हैं, चलो डी कंपनी बना ले, दाऊद भाई भी है नहीं इधर, नहीं कर सकते। कहीं भी आने जाने का अधिकार है, लेकिन सरकार कुछ जगहों पे जाने से आपको रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जहां आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी, आपको जाने से रोका जा सकता है। कहीं भी सेटल हो सकते हैं, सरकार वहां भी रोक सकती है, नहीं साहब इस जगह पे आपको जाने से रोका जा सकता है कुछ लॉजिकल कारणों की वजह से। पेशा चुनने का अधिकार है, अभी नहीं साहब आप स्मगलिंग शुरू कर देंगे, नहीं कर सकते। पेशा भी जो चुनेंगे, जो रोजगार चुनेंगे, वो कानून के भीतर होना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं होता। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां भी लगा देती है। मैंने अभी आपको बताया ये सारी बातें। अच्छा, अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, और आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम में इतना आते हैं यहां से क्वेश्चंस अलग अलग संदर्भों में कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है कि आप इसको बहुत ध्यान से समझें। तो हमने क्लासेस में तो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग क्या है उसको हम समझते ही हैं। यहां ये पुस्तक क्या कह रही है तो उसका बेसिक समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी, ध्यान से समझिए। ये कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। मतलब हमने अभी भी समझे, चाहे जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय में क्या कहते हैं, संभव है कि कोई 100 लोग एक ही तरह के सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। बहुत खूबसूरत चीज कि जरूरी नहीं है कि आप सबके जैसा ही सोचें। ठीक है, आप मेजॉरिटी से अलग भी सोच सकते हैं। और आप गौर करेंगे कि मानव ने जितनी भी उपलब्धियां हासिल की हैं वो अलग सोच के ही हासिल की हैं। एक समय था जब लोग समझते थे कि नहीं साहब दुनिया चपटी है, ठीक है, वो बिल्कुल प्लेट जैसी है, गोल हो कहने पर कत्ल हो जाते थे वैज्ञानिकों के। ये सारी कहानियां आपने पढ़ी, कितनी सारी चीजों को हम दैवीय चीजों समझते थे। आज हम जानते हैं बारिश क्यों होती है, कोहरा क्यों पड़ता है, हम हर चीज समझते हैं। हम कई बार तो मतलब अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम कई बार भविष्यवाणियां करते हैं कि कल बारिश होगी, नहीं होगी, धूप निकलेगा, टेम्परेचर क्या होगा। तो ये सारी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन इन सारी चीजों को हमने कई सारी मान्यताओं को
ठुकरा है। सामाजिक जीवन में आप देखिए कई सारी मान्यताओं को हमने इंकार किया है। एक बहुमत के खिलाफ जाकर संघर्ष के बाद हमको बहुत सारी सहूलियतें मिली। आज भी हम तमाम सारे संघर्ष कई चीजों को लेकर कर रहे हैं। तो ये कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी तब भी है जब 100 लोग एक जैसा बोल रहे हो, तब भी आप उसके विरोध अपनी बात को रखने का अधिकार होगा। ठीक है, फिर ये आगे कहता है कि अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। आप सरकार की आलोचना कीजिए, आप ही की सरकार है, आप उसकी कमियां तो बताएंगे। देखिए सरकारी किताब ये कह रही है, सरकारी किताब में ये बात लिखी हुई है, संविधान तो जो कहता है कहता ही है। आप देखिए ये बात को ये भी जोर दे रहे हैं। तो आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप ये काम चित्र में, मतलब वही सारी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं बढ़ सकते। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको बोलने की आजादी है। अब ये नहीं कि आप भड़काना शुरू कर दीजिए, वो तोड़ फोड़ शुरू कर दे, यहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखना होगा। ठीक है, फिर ये आगे क्या कहता है, लोगों के सरकार के खिलाफ बगावत की लगो तख्ता पलट कराने की योजना बनाने, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप इस्तेमाल कीजिए, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, कोई दंगे फसाद ना होने पाए, किसी की गरिमा, डिग्निटी का वॉयलेशन ना होने पाए, स्पेशली ऑफ कंट्री। इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। इसी तरीके से उन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जिस पे अभी हमने बात की कि हमको कहीं भी इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन ख्याल रखना है कि इकट्ठा होने का अधिकार है लेकिन वो शांतिपूर्वक हो, बिना हथियारों के हो। ये फिर यही सारी चीजें कि आप ऐसी जगह पे कहीं भी आने जाने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन सरकार आपको रोक सकती है। आपको संघ बनाने का अधिकार है, कहीं भी बस जाने का अधिकार है, लेकिन इन सब के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। अब यहां ये क्या कहता है अगला, कि संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कितनी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता, आप पढ़ते हैं इसको आर्टिकल 21 में कि उससे वंचित नहीं किया जा सकता कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। मतलब एवरीबॉडी हैज अ राइट टू लिव विथ लिबर्टी, विथ डिग्निटी। सभी को जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। वन कैन टेक वंस लाइफ ओनली विद द प्रोसीजर ऑफ लॉ। किसी से उसका जीवन केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लिया जा सकता है, जैसे फांसी दे दी जाती है तो, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दिया जा सकता है। ऐसे ही जाके कोई किसी को नहीं मार सकता। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव, सबको जिंदा रहने का अधिकार है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया गया। ठीक है, कि यहां जब तक अदालत किसी को मौत की सजा नहीं सुना देती तब तक कोई अन्य व्यक्ति किसी का जीवन नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहां एक अधिकार, इतना ही नहीं, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत लेने के कारणों की जानकारी देनी पड़ती है। सब पढ़ते हैं आप आर्टिकल 22 में। गिरफ्तार या हिरासत में ले गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। ये सब आर्टिकल 22। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने का अधिकार है। ये सब आर्टिकल 22 में आप पढ़ते हैं कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। फिर वो विद इन 24 आवर्स वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी और फिर वो आपको आपके वकील से बात करने का मौका देगी। ये सारे अधिकार आपको संविधान देता है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में से सबसे बुनियादी दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। मतलब they are not free to live, ठीक है, they are not free with the dignity और liberty। वो स्वतंत्र नहीं थे अपने जीवन की रक्षा करने। कोई भी आगे गोली मार के चला जा रहा, अपनी ही सेना के आदमी, अपनी देश के सेना के आदमी। तो ये सारी चीजें जो बहुत मूल अधिकार, जो बेसिक राइट्स थे, वो भी वहां के लोगों को प्राप्त नहीं थे, जिसका खामियाजा वो भुगत रहे थे। फॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी तक इन सब पे इसको बहुत स्ट्रिक्टली कंसीडर किया जाता है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल। अब आ जाइए शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप इसको पढ़ते हैं आर्टिकल 23 और 24 में।
ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर पे से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और उन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला कहता है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। ठीक है, किसी का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आर्टिकल 23 बहुत सिंसियर है इस पे, बहुत कई सारे कोर्ट केसेस हैं इस पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तमाम सारी गाइडलाइंस बनी है, बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो ये कहता है कि संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है, यानी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी किसी भी इंसान की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, किसी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, इसी अधिकार के तहत जो प्रोस्टिट्यूशन है, वेश्यावृत्ति है हमारे देश में, वो भी बैन है। मतलब प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री। व्हाई? सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड प्रोस्टिट्यूशन एज अ वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 23। ठीक है, कि उसको भी वो मानव व्यापार मानती। तो ये क्या कहते हैं, तो इस तरीके की चीजें उस पर रोक है। फिर ये कहता है दूसरा, संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने से, जो फोर्स्ड लेबर है, जैसे पहले जमींदार लोग बेगार कराते थे, डरा धमका के मेहनत मजदूरी करा लिया, पैसे भी नहीं दिए, वो अब नहीं कराया जा सकता। किसी से उसकी मर्जी के बगैर आप काम नहीं करा सकते। आप अपने घर में जो काम कर रहे हैं, जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, उससे उसकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 23 उसको शक्ति देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सारे कानून रहे जिससे एक इंसान होने के नाते उसको अपने शोषण से, उसका शोषण न किया जा सके किसी भी तरीके से। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, अभी बेगार प्रथा ही बता रहा है कि कैसे मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता था। ये समय था बड़ा, बहुत आज भी कई सारी जगहों पे है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, लेकिन संविधान ये व्यवस्था करता है कि किसी से उसकी मर्जी के खिलाफ काम ना हो। ठीक है, फिर आगे कहता है ये कि किसी भी कारखाने, खादान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 बहुत इसको मेंशन करता है। ठीक है, आप किसी बच्चे से काम नहीं करा सकते, वो आने वाला भविष्य है। ठीक है, उससे आप काम नहीं करा सकते। और अभी आप पढ़ेंगे आर्टिकल 21 ही उसकी शिक्षा का अधिकार देता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। तो उनसे आप काम नहीं करा सकते, काम करेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो आर्टिकल 24, ये बहुत डिटेल में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों का, जो कि आने वाली अगली नस्लें हैं, जनरेशन है, उनके डेवलपमेंट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। खतरनाक किस्म के काम तो आप बिल्कुल नहीं करा सकते। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सिलाई बनाने, प्रिंटिंग प्रेस और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जिस तरीके की व्यवस्था है, बहुत सारे परिवार हैं जहां ये छोटे बच्चे अगर काम न करें तो उनका जीवन यापन ही मुश्किल हो पाएगा, शायद भूख से मर जाएं वो। तो व्यवहारिक रूप से रोक लगाया जाना पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तमाम सारे गाइडलाइंस देता है कि ठीक है, अगर घरों में काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं बच्चे, तो उनकी इतनी कैलोरी खाना मिलेगा, इतनी देर आराम करेंगे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था पड़ेगी। सारे गाइडलाइंस जो दिए गए हैं वो इन्हीं उद्देश्यों को मेंटेन करने के लिए दिए, ताकि उनका जीवन यापन भी हो जाए और उनके साथ वो कोई किसी तरीके का शोषण भी ना हो। अब आ जाइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। आप पढ़ते हैं इसको संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या कहता है? स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हमने सब पढ़ा है, यदि आप सब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में ये बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो विश्व के अनेक अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। वी आर कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, आप ये जानते ही हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक लोग भी हैं हमारे देश में। धर्मनिरपेक्षता इसी सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच मसलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को देखना नहीं। कितनी अच्छी बात है। आप देखिए, आप अपनी आंसर राइटिंग में अगर इन छोटी छोटी लाइनों को जोड़ देंगे तो कितना
चेंजेस आएगा। व्हाट इज जो सेक्युलरिज्म है इन आवर कंट्री, वो क्या है कि जो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कि स्टेट हैज नो रिलीजन, मतलब राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। असल में रिलीजन ईश्वर और व्यक्ति के बीच का रिलेशन है। इसमें राज्य आके क्या करेगा? हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमको लगता है हिंदू होके मिल जाएगा भगवान, या नमाज पढ़ के या कैंडल जला के। लेट मी डिसाइड, ये मुझे तय करने दीजिए कि मुझे मेरा ईश्वर कैसे मिलेगा। अब इसमें राज्य तय करे, नहीं बेटा तुमको मंदिर ही जाना पड़ेगा, तुम नमाज ही पढ़ो, तुमको कैंडल जला बिना कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ये गलत है। तो सेक्युलरिज्म इन आवर कंट्री इज कि स्टेट हैज नो रिलीजन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। व्हाट इट मीन एग्जैक्टली कि राज्य को किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब यह है कि एवरी रिलीजन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन आवर कंट्री। हर देश, हमारे देश में हर धर्म को समान अवसर प्राप्त होगा। यानी ये बात भी हम समझ चुके हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते उनकी आस्था किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ही हैज नो रिलीजन। वो हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री है, मुस्लिम्स के भी, बाकी कम्युनिटीज के भी, सभी की सुरक्षा, सभी की विकास की जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर इज अ प्लेइंग अ रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन इन आवर सिस्टम। व्हाई? बिकॉज वी आर सेक्युलर कंट्री, हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। तो यहां ये यही बात कह रहा है कि चूंकि रिलीजन तो व्यक्ति और ईश्वर के बीच का मामला है, उसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल। हमने अभी भी बात की, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। यह कहता है कि अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार होगा। ये सब आप पढ़ते हैं आर्टिकल 25 में, ठीक है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू मतलब टू चूज देयर रिलीजन, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ देयर रिलीजन। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, उसके अनुसार आचरण करने, उसको किसी भी धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, वो अपने धर्म के अनुसार उसका प्रबंधन भी कर सकता है, कामकाज का प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में आप पढ़ते हैं, ठीक है। यहां जब प्रचार प्रसार की बात करते हैं, यहां ये कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को लालच देकर कि सारा कल्याण हमारे ही धर्म में, या हमारे धर्म में आओ तो इतने पैसे देंगे हर महीने, ऐसा नहीं। तो लालच वगैरह देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। यहां आजादी का मतलब यही है कि हर नागरिक को, हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो तय करे कि इसको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, कौन से धर्म में उसकी डेवलपमेंट को मतलब इंश्योर किया जा सकता है। और वो अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की बात करता है। ऐसा ये नहीं कि आप लगिए नर बलि देने, ठीक है, इंसान को लगिए मारने के, नहीं, हमारे धर्म में ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं अपनाएंगे आप जो सामाजिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, या किसी की डिग्निटी का वॉयलेशन करता है। आप आर्टिकल 21 है, वो कहता है सबको गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। पता चले कि पहले कोई विधवा है, एक तो वैसे उसके जीवन में दिक्कत है, उसके हस्बैंड की डेथ हो के पता चले, उसको आप एक कलर में सर मुड़वा के और इस तरीके से, तो उसके जीवन में वैसे ही तकलीफें बहुत है। आप तकलीफें बढ़ा रहे हैं सारे रीति रिवाज से। उसके पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं है, कोई बहुत कम उम्र में कोई बच्ची इस तरीके से विडो हो गई तो वो वैसे ही दुर्भाग्य है उसका, आप उसके दुर्भाग्य को कंटिन्यू रखने बढ़ा रहे हैं। ऐसे अवसर होने चाहिए कि वो अपना जीवन बेहतर कर पाए। क्या ऐसी पोजीशन में वो अपने जीवन को गरिमा में बनाने की बात कर सकती? नहीं। तो ऐसी कोई रीति रिवाज को हम संविधान बहुत मान्यता नहीं देता। आपको कहता है कि आप अपने रीति रिवाज के अनुसार काम करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो किसी के गरिमा में, जीवन में दिक्कत ना पैदा करे, सामाजिक व्यवस्था में दिक्कत ना पैदा करे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो यहां ये क्लियर करती है किताब कि धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। मतलब पंथ निरपेक्षता का मतलब ही है किसी एक धर्म के डेवलपमेंट में या उसी को सारे विशेषाधिकार दे दिए जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कोई भी सेक्युलर स्टेट, ठीक है। और इसलिए भी सेक्युलर स्टेट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो किसी एक व्यक्ति को केवल उसके धर्म की वजह से पनिश करे। मतलब आप किसी को टारगेट केवल इसलिए कर लीजिए कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, ये भी ठीक नहीं है। सभी व्यक्ति को अपनी मान्यता के हिसाब से रहने का अधिकार है। क्लियर है?
फिर ये कहता है कि सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है, आप देखिए प्रार्थनाएं भी होती हैं सरकारी स्कूलों में, कैसी, ऐसी शक्ति हमें देना दाता। अब वो दाता ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जीसस, दाता कह के छोड़िए, गवर्नमेंट स्कूलों की प्रेयर्स हैं तो वो सेक्युलर है। ये प्रेयर्स भी अपने आप में सेक्युलर है, ईश्वर की प्रार्थना भी कर ली और ये क्लियर नहीं हुआ ये कौन से धर्म का सेक्युलर। कितनी ब्यूटीफुली इन सब चीजों को डिजाइन किया गया है। आप देखिए प्रार्थना की जा रही, अगर मान लीजिए कोई धार्मिक प्रार्थना, कोई सरस्वती वंदना है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहती है सरस्वती जी ज्ञान की देवी है, सरस्वती वंदना है, अब किसी का रिलीजन नहीं उस पर बिलीव करता, तो वो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि उस प्रार्थना में वो उपस्थिति हो। कोई मुस्लिम कह रहे नहीं हमारे देश में, हमारे रिलीजन में बुद्ध की पूजा नहीं होती, तमाम सारे, कोई किसी आधार पे आपको कोई जबरदस्ती नमाज पढ़ाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, तो आपको किसी रिलीजियस प्रेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें मिलकर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती हैं। फिर ये क्या करता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी देता है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में ये सब आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं संविधान पढ़ते वक्त। फिर ये कहता है कि आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी कारण चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। कितनी अच्छी बात है। यहां ये क्या कह रहा है कि ये जो शैक्षिक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, दिस इज डिजाइन टू सिक्योर द माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों को सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए ये तैयार किया था। इस तरीके के सवाल भी पूछे आते हैं कि विच फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर माइनॉरिटीज ओनली। कौन से अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर बनाए गए? राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। व्हाई दिस राइट इज मेड फॉर माइनॉरिटीज? क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक, जो बहुसंख्यक हैं वो तो हैं ही बहुसंख्यक, तो उनकी धर्म, उनकी भाषा, संस्कृति, इन सब की सुरक्षा तो वो कर लेते, लेकिन जो हैं ही थोड़े से, पता चले उनके दबाव में इनकी भी संस्कृति, इनकी भाषा, इनका कल्चर, ये सब विलुप्त हो जाए, तो ये पहचान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो अगर कोई अपनी पहचान को लेके ही डरा रहेगा तो क्या वो विकास प्रक्रिया में भागीदारी करेगा? नहीं करेगा। तो संविधान व्यवस्था करता है कि आपकी अपनी भी भाषा, संस्कृति या कोई पर्टिकुलर लिपि है तो उसकी सुरक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये कहता है यहां देखिए कि नागरिकों को विशिष्ट भाषा, संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा, संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, किसी भाषा के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। आप जब पढ़ेंगे आर्टिकल 29, 30, ये सारी बातें वहां बहुत डिटेल में मेंशन है। यहां अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहां अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हैं। जाहिर सी बात, लैंग्वेज के आधार पर आप यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़िया हिंदी, भोजपुरी बोल रहे, पता चला कि आप तमिलनाडु में गए तो वहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे अपने आप। तमिलनाडु वाला इधर आ गया उत्तर प्रदेश में, वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो भाषाई तो आपकी अपनी भाषा और उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी। ठीक है, तो इसलिए दिस राइट इज गिवन टू अस एज अ फंडामेंटल राइट। अब सवाल ये है कि ये जो सारे अधिकार दिए गए हैं, कल को कोई ये कह दे आई डोंट बिलीव दैट यू हैव एनी फंडामेंटल राइट, व्हाट विल यू डू? अब क्या करोगे आप? अगर कोई कह दे हम मानते ही नहीं आपके पास कोई मौलिक अधिकार है, तो उनकी सुरक्षा की भी उतनी ही जिम्मेदारी हो। सवाल यह है कि ये जो अधिकार हमको दावा किया जा रहा है कि हमको प्राप्त है, वो हमको कैसे मिलेंगे? तो ये यही बात कह रहा है कि यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह है, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं अगर इन गारंटियों की सुरक्षा को मानने और लागू कराने वाला ना हो। अभी हमने समझा था कि वो वहां कोई संस्था होनी चाहिए जो इनकी सुरक्षा करे। तो कहता है संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह आर्टिकल 32 में आप पढ़ते हैं। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और
नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसको रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। और मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो भी अधिकार आपको प्राप्त हैं, if any citizen, any person has a violation of these fundamental rights, what he can do? He can approach directly in Supreme Court. सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड इट एज अ प्रायोरिटी, वो उसको प्राथमिकता पे देखेगा। व्हाई? बिकॉज टू सिक्योर योर फंडामेंटल राइट यू कैन गो सुप्रीम कोर्ट, इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ। आप अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं या अपने राज्य के हाई कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं इसको बहुत डिटेल में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 32 के माध्यम से जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 226 के माध्यम से आप जाएंगे। ये सब मतलब अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज ए सुप्रीम अथॉरिटी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी बताया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो यहां ये कह रहा है मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। यानी कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, वो एग्जीक्यूटिव हो, वो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यहां सभी को कानून बनाते वक्त विधायिका को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसे कोई कानून ना बना दे जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करेंगे। ठीक है, यहां जब एग्जीक्यूटिव बॉडी उनको लागू कराएगी तो इस बात का ख्याल रखेगी कि ऐसे कोई कानून ना बन जाए जो मौलिक अधिकार, ऐसा कोई प्रक्रिया ना अपनाई जा सके जो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो ये फंडामेंटल राइट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारी चीजों को, इस टॉपिक में हमने यही सारी चीजें पढ़नी थी। एक बार इसको समराइज कर लें, कंक्लूड कर लें। क्या समझा हमने पढ़ा कि बीइंग अ सिटीजन, हमको एक नागरिक के रूप में विकास करने के लिए हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए। तो बहुत सारे अधिकार हमको संविधान ने दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, मतलब जिनके बगैर वी कैन नॉट प्लान आवर डेवलपमेंट, हम अपने डेवलपमेंट को तो सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे कुछ राइट्स को लिस्ट आउट किया गया और उनको फंडामेंटल राइट्स कह दिया गया। दीज फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस 6 काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको ये देता है। स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एंड राइट अगेंस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं। इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को दी गई है अलग अलग राज्यों में, हाई कोर्ट को दी गई। अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो अधिकार के बारे में हमने ये सारी बातें, हमने मौलिक अधिकारों के बारे में समझा, अधिकारों के बारे में समझा। अधिकार वो हैं जो सभी के लिए लागू हो सके, उस समाज द्वारा सर्वमान्य हो और उनकी सुरक्षा के लिए एक संस्था का होना जरूरी है। हमारे मौलिक अधिकारों के साथ ये तीनों ही बातें फिट है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो इस देश में 125 करोड़ की आबादी है, वो सभी को प्राप्त है। ठीक है, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज सफिशिएंट ग्राउंड टू हैव दीज राइट्स। आपका भारत का नागरिक होना ही पर्याप्त है। और कई मामलों में आप समझेंगे कि 5 अधिकारों को छोड़ के, जब संविधान पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो इन 5 अधिकारों को छोड़ के जितने मौलिक अधिकार हैं वो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भले ही हमारे देश का नागरिक रहा, सही इंसान तो है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो मेंशन्ड अधिकार हैं वो इंसान होने के नाते भी बहुत जरूरत है। एक इंसान के रूप में आप ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए, इसके लिए भी जरूरी है कि ये राइट्स आपको अवेलेबल हो। इसीलिए इनको मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहा गया है।
तो ये थी आज की क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जब हम संविधान डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में इस पर बात करेंगे। तमाम सारे अपवाद हैं इसके, तमाम सारे केसेस हैं, इस पर आए हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका भी एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे। आसान भाषा में इस 9वीं किताब ने आज बहुत मदद की आप में से बहुत सारे लोगों की। ठीक है, कितनी ब्यूटीफुली तमाम सारे एग्जाम्पल, कुछ कार्टून्स हमने छोड़े हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें। जरूर एक बार आप उसको पढ़िएगा, मजेदार भी है और आपको कई सारी चीजें सीखने समझने को भी मिलेंगी। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर आपके बीच में आते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू वेरी मच।